अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में चलो हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4 को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट में बेसिकली हम लोगों ने एस&पी ब्लॉक एलिमेंट फुल चैप्टर इंक्लूड किया था, ट्रांजिशन एलिमेंट वाला चैप्टर इंक्लूड था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड था, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर इंक्लूड था, लेकिन उसमें से हम लोगों ने जस्ट आइसोमरिज्म वाला टॉपिक इंक्लूड किया। ठीक है, बाकी अल्केन, एल्कीन और अल्काइन वाला टॉपिक्स जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे, क्योंकि तीनों चैप्टर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं, तो वो स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा मसला बन जाना था। तो इसलिए फिर हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में से सिर्फ एक ही टॉपिक इंक्लूड किया था, विच इज़ आइसोमरिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है और हमारे लिए मोटिवेशन होती है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल MCQ नंबर 1 है, कहता है कि इन पीरियोडिक टेबल पीरियड रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ऑप्शन बी metallic and non-metallic characteristics of elements, option C chemical properties of an elements, option D number of shells in an element। तुम्हारे पास बेसिकली पीरियड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इन एन एलिमेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 2 में कहता है कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम, विच ऑर्डर इज करेक्ट। तो आप लोग एक ट्रेंड लिख लो अपने पास कि जब हम लोग पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, पीरियड्स में जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइज़ डिक्रीज़ करता है। ठीक है, ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम आए, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ करता है, लेकिन लेफ़्ट टू राइट जाए तो वो डिक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर उसने पीरियड्स का पूछा है, ठीक है तो पीरियड्स में हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ होता है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास साइज़ ऑफ जो लिथियम होगा वो ग्रेटर होगा बेरिलियम से। क्यों? क्योंकि लिथियम बिलोंग्स टू ग्रुप 1 और बेरिलियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो दैट्स वाई फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि लिथियम का साइज़ ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। क्यों? क्योंकि लिथियम हमारे पास जो है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं, बेरिलियम ग्रुप 2 से बिलोंग करता है, और हमें पता है कि हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल हमारे पास साइज़ डिक्रीजेस। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 3 में कहता है along a period atomic radius decreases, this gradually decrease in the radius is due to। अब हम लोगों ने ऊपर बात की कि हमारे पास हम लोग लेफ़्ट से राइट जब हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास जो है वो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। अब कहते हैं कि वो डिक्रीज़ होने की वजह क्या है, ऑप्शन ए इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ऑप्शन सी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, ऑप्शन डी में कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो यार बेसिकली जो ये साइज़ डिक्रीज़ हो रहा होता है, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होने की वजह से इंक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होता है, तो हमारे पास किस तरह से जो है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है, अब वो देखते हैं। आप लोग अपने पास लिख लें या इसको जहन में रख लें कि जब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन और हमारे पास जो प्रोटॉन है वो इंक्रीज़ होती है। ऑब्वियसली जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है तो वो एक दूसरे की तरफ आ जाते हैं, लाइक एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, और वो अट्रैक्शन फोर्सेस प्रोटॉन के इंक्रीज़ होने की वजह से होती हैं। सो दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब अलोंग पीरियड हमारे पास क्या होता है, आप लोग ये पॉइंट भी लिखें कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है ग्रुप 4 तक, ग्रुप 4A तक हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब ये जब इंक्रीज़ होता है ग्रुप 4 तक, इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ये डिपेंड कर रहा होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। अभी आप इस कॉन्सेप्ट को ना छोड़ें, अभी आप लोग जस्ट ये याद रखें कि हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करने से अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द एटम्स या बिटवीन द वो उनके दरमियान लाइक अट्रैक्शन फोर्सेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती हैं, और उस अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास ओवरऑल एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
एमसीक्यू नंबर 4 में कहता है विच वन रिमेन सेम ड्यूरिंग द पीरियड. ऑप्शन ए एटॉमिक रेडियस, ऑप्शन बी मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी नंबर ऑफ शेल्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो हमारे पास पीरियड्स में हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. ठीक है. अब क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स मीन्स नंबर ऑफ शेल्स, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल, ये एमसीक्यू हम लोगों ने पूरी बात किया. ठीक है. और इन्हीं नंबर ऑफ शेल्स की बेस पर हम लोगों ने उन एलिमेंट्स को जो है वो एक ग्रुप में या एक उसमें रखा, पीरियड में रखा हुआ, सॉरी ग्रुप कह रहा हूँ, पीरियड में रखा हुआ है. ठीक है. क्योंकि उनके नंबर ऑफ शेल्स सेम है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुई ही नंबर ऑफ शेल्स की बेस पर है, तो उनके नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास सेम रहते हैं सेम पीरियड के अंदर. ठीक है. जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं इन द सेम शेल अक्रॉस द पीरियड, ये अच्छा इसको छोड़ें. ठीक है. जस्ट आपको पता हो कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स पीरियड के अंदर वो सेम रहता है. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 5 में कहता है आयोनिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीजेज ड्यू टू. ऑप्शन ए एडिशन ऑफ द न्यू शेल्स, ऑप्शन बी इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन सी इंक्रीज इन द मास नंबर, ऑप्शन डी डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. तो आयोनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, कहता है कि ये अलोंग द पीरियड हमारे पास जो है वो डिक्रीज़ होते हैं. ठीक है. बेसिकली हमारे पास ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से हो रहा होता है. ठीक है. अब आप लोग अपने पास नोट करें कि हमारे पास जिस वक्त हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज ये बेसिकली वो उसी प्रोटॉन्स की बात कर रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहा होता है. ठीक है. जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, आयोनिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है. दिस मीन्स दैट ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 6 की बात करते हैं. कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू. ऑप्शन ए strong electronegativity, option B strong attractive forces, option C increment in size and option D में कहता है high ionization energy. अब लोगों के पास बेसिकली ये साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है. ठीक है. डाउन द ग्रुप. ठीक है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास साइज़ आपको पता है कि इंक्रीज़ करता है. ठीक है. ड्यू टू विच हमारे पास जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स डिक्रीज़ होती है. ठीक है. इस वजह से हम लोग कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, और वो बेसिकली जो मेन चीज़ है वो इंक्रीज़ इन द साइज़ है, उसकी वजह से हो रहा होता है. तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 7 में कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स बिकॉज. ऑप्शन ए एटॉमिक रेडियस ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर इन सिमिलर साइज. ऑप्शन बी में कहता है 2 एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव. ऑप्शन सी में कहता है एटम्स ऑफ द 2 एलिमेंट्स ग्रुप 2 एलिमेंट्स प्रोवाइड 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. ऑप्शन डी में कहता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस. अब मेल्टिंग पॉइंट की बात करता है कि हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है दैन दोज ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स. अब यहाँ से एक तो यहाँ पे चलो ये तो स्टेटमेंट उन्हें दी हुई ना, लेकिन यहाँ से प्रैक्टिकल टाइप एमसीक्यू प्रैक्टिकल करूँ एप्लीकेशन टाइप एमसीक्यू भी आ सकता है. आप लोगों को हो सकता है कि उसने जो है वो 3 ऑप्शंस में ग्रुप 1 एलिमेंट्स दिए हों और एक में ग्रुप 2 एलिमेंट्स दिया हो, और आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका हाई होगा, तो जो ग्रुप 2 एलिमेंट होगा उसका हाई होगा. ठीक है. या फिर अगर आप लोगों को जो है वो उसने एक ऑप्शन में जो है वो ग्रुप 3 का एलिमेंट दिए हुए, बाकियों में ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स दिए हुए, तो आप लोग बोलोगे ग्रुप 3 और 3 वाले एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं अप टू ग्रुप 4, उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है. ये आप लोग ट्रेंड अपने पास ध्यान में लाजमी रखा करें. यहाँ से एप्लीकेशन टाइप एमसीक्यूज़ आते हैं. अब यहाँ पर जो हमारा मेन आंसर है, अपना मेन एमसीक्यू है, तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स हमारे पास ज़्यादा होता है देन दोज ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट्स. तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास वो है वो 2 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स देते हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. एमसीक्यू नंबर 8 में कहता है व्हाट इज ट्रेंड ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द शॉर्ट पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in the periodic table. Option A melting point and boiling point decrease gradually. Option B melting point and boiling point first decreases and then increases. Option C में कहता है melting point and boiling point increase gradually. Option D में कहता है melting point and boiling point first increases and then decreases. तो ये चीज़ हम लोग पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस की है कि हमारे पास melting point और boiling point पहले क्या करता है, इंक्रीज़ करता है अप टू ग्रुप 4
एलिमेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 9 में कहता है द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो gain electrons radially, gain electrons with difficulty, option C lost electrons less radially, option D में कहता है less electrons lost electrons radially। कहता है ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास चाहे वो आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो ना, तो वो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रेडियली लॉस करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 10 में कहता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैशियस न्यूट्रल एटम गैशियस न्यूट्रल एटम। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑप्शन बी आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑप्शन सी लेटेस्ट एनर्जी, ऑप्शन डी आप लोगों के पास है क्रिस्टल एनर्जी। तो बेसिकली ये हमारे पास ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होती है किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम इट्स गैशियस न्यूट्रल एटम। तो हमारे पास उसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आप लोगों को जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, शील्डिंग इफेक्ट, इनकी कम से कम और कुछ नहीं तो डेफिनेशन का लाजमी पता हो। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 11 में कहते हैं विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। कहते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, डिपेंड अपॉन द एटॉमिक रेडियस, डिपेंड अपॉन द शील्डिंग इफेक्ट, और लास्ट पे कहता है ऑप्शन डी में डजेंट डिपेंड अपॉन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इनर ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर भी डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक रेडियस पर भी डिपेंड करती है, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करती है, और ये पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है इनर ऑर्बिटल्स का, उस पर भी डिपेंड करती है। जबकि इसने ऑप्शन डी में बोला है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिटल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फर्स्ट एनर्जी इज हायर फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, हेलोजेंस, नोबल गैसेस। तो हमारे पास जो है वो जो आप लोगों की ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये हमारे पास नोबल गैसेस के लिए जो है वो हायर होती है। अब लाजमी है कि वो आपसे इस तरह क्वेश्चन करें, यहाँ से आप लोगों के पास एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यू भी आ जाता है समटाइम्स, तो आपको पता हो, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको हो सकता है वो किसी ऑप्शन में लाइक नोबल गैसेस दे दे, और बाकी में आपको या तो वो हेलोजेंस दे दे, अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे दे, या कोई भी दे दे। तो आप लोगों ने फिर वहाँ से आइडेंटिफाई करना होगा कि नोबल गैसेस कौन सी हैं। तो नोबल गैसेस आप लोगों को याद होनी चाहिए, इन दिस एंड आप लोग इसको इजली एस्टिमेट कर सकते हो और बता सकते हो कि हाँ जी इसकी फर्स्ट हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसकी होती है, लोएस्ट किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको पता हो, ये आप लोगों का टास्क है, ये आप लोगों ने खुद देखना है। एमसीक्यू नंबर 13 में कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फास्फोरस इज हायर देन दैट ऑफ सल्फर ड्यू टू स्मॉलर साइज, पॉइजनस नेचर, हायर रिएक्टिविटी या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली ये हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 14 में कहते हैं हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। थर्ड पीरियड में हमारे पास जो है वो टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 15 में कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सिलिका इज। तो हमारे पास जो सिलिका है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला SiO2 है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इतना जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं तीसरी मरतबा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ड्यू टू सम रीजंस, तो सो दैट्स वाई। एमसीक्यू नंबर 16 में कहता है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट when the chlorine gas is passed over the element silicon in powdered state on heated it produces a colorless liquids having formula। सिंपल इज दैट। आप लोगों को कहते हैं कि जब हम लोग क्लोरीन गैस को जो है वो ट्रीट करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं विद सिलिकॉन जो कि पाउडर्ड स्टेट में, तो उसको फर्दर हम लोग जब हीट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ बनता है, कहते हैं कलरलेस लिक्विड बनता है जिसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, जस्ट आप सिंपल इसका रिएक्शन करवाएं तो आप लोगों के पास जो आंसर आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 17 में कहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल्स डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फर्स्ट इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड। तो आप लोगों के पास जो होता है एल्कली मेटल्स जो होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है ये हमारे पास जो है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 18 में कहता है द फ्लेम कलर ऑफ द सोडियम मेटल और इट्स कंपाउंड्स इज। तो सोडियम का बेसिकली कहते हैं कि ऑप्शन ए ब्राइट क्रिम्सन, वायलेंट, गोल्डन येलो या ब्राइट ब्लू। तो आप लोगों के पास जो सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम मेटल, इसका जो होता है वो गोल्डन येलो कलर होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्लेम टेस्ट आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसमें डिफरेंट कलर्स मेंशन है, आप लोगों को उन तमाम एलिमेंट्स के कलर्स का लाजमी पता होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 19 में कहता है
कहते हैं कि when the elements of the group 2A elements are exposed in air, they quickly become coated with the layers of the oxide. What is the purpose of this oxide layer? Option A, this oxide layer exposes the metals to the atmospheric attack. Option B, oxide layer increases the reactivity of the metals. Option C, this oxide layer protects the metal from further attack. ऑप्शन डी में कहता है द ऑक्साइड लेयर गिव्स अ मेटल अ शाइनी लुक. तो देखो यार, जिस वक्त आप ग्रुप 2A एलिमेंट्स को एक्सपोज करते हो एयर में, दिस मीन्स दैट आपको उनको लाइक फॉर एग्जांपल एयर के साथ रिएक्ट करवाते हो. एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, उनके साथ रिएक्शन होता है. तो कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक ऑक्साइड लेयर जो है वो उसके ऊपर कोट हो जाती है. कहते हैं कि उस ऑक्साइड लेयर का पर्पस क्या होता है, ठीक है. तो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि हमारे पास जो है वो ये ऑक्साइड लेयर उसको प्रोटेक्ट करती है ग्रुप 2 एलिमेंट्स को फ्रॉम फर्दर अटैक. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MCQ नंबर 20 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटाइक इन नेचर. आप लोगों ने बेरिलियम का पढ़ा होगा. तो बेरिलियम BeO, बेरिलियम हमारे पास बेसिकली ये इसका ऑक्साइड है BeO, वो एम्फोटाइक इन नेचर होता है. अब बेरिलियम आप लोगों का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी था कि बेरिलियम क्यों पेक्यूलर बिहेवियर शो करता है. तो वो भी आपको पता हो. समटाइम्स वो आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी जो है वो MCQ में दे रहे होते हैं. अब फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास तकरीबन 15 से 16 शॉर्ट क्वेश्चन है. तो समटाइम्स आपको कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी मेन रीजंस पता हो, ठीक है. समटाइम्स वही शॉर्ट क्वेश्चन एज एन MCQ बना कर देते हैं, तो वो पता हो आप लोगों को, ठीक है. इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि वैसे भी चैप्टर को वाइंड अप करने के बाद आप लोग एक्सरसाइज के MCQ तो पढ़ते ही होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स वो भी आते हैं. MCQ नंबर 21 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग. अब लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग का कह रहे हैं तो आप लोगों के पास जो ऑप्शन एक को अगर आप लोग देखो HOCl, ये हमारे पास लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. 21 में ऑप्शन ए. MCQ नंबर 22 में कहता है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल एल्कली मेटल्स आर स्टेबल इन हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड. ऑप्शन बी में कहता है ऑल एल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर unstable to heat. Option C, all alkali metals hydroxides are stable to heat except cesium hydroxide. Option D में कहते हैं all alkali metals hydroxides are stable to heat. तो आप लोगों के पास जो है वो MCQ नंबर 22 में ऑप्शन जो है वो D इज़ करेक्ट कि हमारे पास जितने भी alkali metals होते हैं हाइड्रोक्साइड्स हमारे पास जो है वो स्टेबल होते हैं हीट पर. ऑप्शन D इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 23 में कहता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये ट्रेंड आप लोगों को पता हो, आप लोगों के चैप्टर के बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे ये ट्रेंड लिखा हुआ है, ये वहाँ से MCQ उठाया गया है, ठीक है. अब आप लोगों के पास स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है. तो अगर आप लोग जो है वो HBr को देखो तो यहाँ पर वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. जो ऑप्शन दिए मैंने उनको अगर देखा जाए तो, ठीक है, HBr द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. जो ऑप्शन दिए मैंने उनमें से ट्रेंड क्या है वो आगे एक MCQ है उसमें हम लोग देखते हैं. ग्रुप कहते हैं ग्रुप 7A एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड हेलोजन, नॉर्मल गैसेस, इनर्ट गैसेस, मेटालाइट्स. तो हमारे पास 7A एलिमेंट्स को हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं वो हेलोजन्स होते हैं लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तो उनको हम लोग एस्टाटीन, उनको हम लोग हेलोजन्स कह देते हैं, या वो ग्रुप 7 एलिमेंट्स होते हैं. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट आप लोगों के पास MCQ नंबर 25 का कहता है कि ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द हेलाइडाइंस. तो हेलाइडाइंस की जो रिड्यूसिंग पावर है वो है आप लोगों के पास, अगर आप लोग ऑप्शन ए को देखो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रेंड है, ये आपको पता हो, ठीक है. फ्लोरीन के हिसाब से कम है, आयोडीन के हिसाब से ज़्यादा है. तो ये ट्रेंड आपको याद होना चाहिए. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. MCQ नंबर 26 में कहता है द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द अवेलेबल क्लोरीन. कहते हैं कि इट इज़ अमाउंट ऑफ क्लोरीन. कहते हैं कि अवेलेबल क्लोरीन हमारे पास ये अमाउंट ऑफ क्लोरीन है. ऑप्शन ए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर. ऑप्शन बी सेट फ्री व्हेन द एक्सेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द ब्लीचिंग पाउडर. ऑप्शन सी में कहते हैं दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइपोक्लोरेट आयंस. ऑप्शन डी में कहते हैं बोथ एंड सी. तो बेसिकली हमारे पास जो अवेलेबल क्लोरीन है बेसिकली इट इज़ द अमाउंट ऑफ क्लोरीन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द हाइपोक्लोराइट आयन. ऑप्शन सी इज करेक्ट. MCQ नंबर 27 में कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है. तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए. इसका ट्रेंड हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है HI, बेसिकली ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है. स्ट्रेंथ आप लोग अपने पास लिख लें. HI इज़ स्ट्रॉन्गर दैन HBr एंड HBr इज़ स्ट्रॉन्गर दैन HCl और लास्ट में इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन HF.
यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास एच आई है और वीकेस्ट एच एफ है। ये आपको पता हो, आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट का भी पूछ सकता है, वीकेस्ट का भी पूछ सकता है। सो ये आप लोग ट्रेंड अपने पास लिख लें। एमसीक्यू नंबर 28 में कहते हैं नेम द रेयर हेलोजेंस अमंग द फॉलोइंग। रेयर हेलोजन हमारे पास बेसिकली एस्टाटीन होता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन डी में नन है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एस्टाटीन इज अ रेयर हेलोजेंस अमंग द फॉलोइंग। एमसीक्यू नंबर 29 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड एज अ मिक्सर फॉर द ब्रीथिंग बाय सी डाइवर्स। बेसिकली सी डाइवर्स ने वो मास्क जो पहना होता है, कहते हैं उसमें कौन सी गैसेस का मिक्सचर होता है। बेसिकली उनमें हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 30 में कहते हैं फॉजन रूल स्टेट्स दैट स्मॉल हाईली चार्ज आयंस टेंड्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड, पॉलीमेरिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो स्मॉल हाईली चार्ज आयन, ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन भी था, तो हमारे पास वो कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एमसीक्यू 31 में कहते हैं विच इज़ टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यार आप लोग इस तरह कर लो कि आप लोग अपनी बुक में जाओ, वहाँ पर चाहे वो ये चीज़ देखो, बिल्कुल पेज 1 पे लिखी होगी। वहाँ पर आप लोग देखो कि हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और नॉन टिपिकल कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप लोगों के पास जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो है आप लोगों के पास क्रोमियम एंड कॉपर है, कॉपर एंड क्रोमियम है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। ये आप लोग लाजमी देखो। अब देखो नेक्स्ट टाइम फिर उसने बोला कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स, तो नॉन टिपिकल आप लोगों के पास ZnRHg है, ठीक है। बाकी भी आप लोग बुक से जाकर लाजमी देखो। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 33 में कहते हैं कंपाउंड ऑफ द वेनेडियम आर एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 +4 +3 +2। कहते हैं कंपाउंड इन द +3 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिहेव एज। तो +2 एंड +3 जो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास एज एन वीक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 34 में कहते हैं अरेंज द ऑर्डर ऑफ द क्रोमियम 1 इन इंक्रीजिंग एस्टिक करेक्टर। तो अगर यहाँ पर जो है वो आप लोग ऑप्शन में बी को देखो तो वो आप लोगों के पास एक बेस्ट ऑप्शन है, इसको आप लोग एज इट इज़ याद कर लो। नेक्स्ट आप लोगों के पास कलर इन द ट्रांजिशन मेटल्स कंपाउंड इज एट्रीब्यूटेड टू स्मॉल साइज मेटल लाइन्स, कंप्लीट NS सबशेल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट इन द यूवी रीजन, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स ने जो है वो ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया होगा, जो कि बिल्कुल एक रॉन्ग ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन डी आप लोगों के पास कंप्लीट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो चैप्टर है इसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेन रीजन वही होती हैं, या तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या तो डी ऑर्बिटल्स जो इनकम्प्लीट होता है उसकी वजह से, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अलाइज का पता हो कि हमारे पास उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं। इस बस ये 3-4 गिनी चुनी चीज़ें यही इंपॉर्टेंट है। कलर का समटाइम पूछा है कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर शो करते हैं वो एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से करते हैं, और दूसरा डी ऑर्बिटल जो होता है वो इनकम्प्लीट होने की वजह से हमारे पास कलर शो रहा होता है। तो ये बस मेन 2-3 ही रीजन हैं, यही बार बार रिपीट हो रही होती है, तो ये आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 36 में कहता है विच पेयर ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो आप लोगों को पता हो कि आप लोगों के पास क्रोमियम और कॉपर जो है वो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। एक चीज़ ये पता हो क्रोमियम एंड कॉपर का कि ये एबनॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट शो करते हैं और ये टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तीसरी चीज़ ये आप लोगों को पता हो कि वो आगे का एमसीक्यू आएगा उसमें बताऊंगा मैं। एमसीक्यू में 37 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शोज द एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये वही सेम एमसीक्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास क्रोमियम एंड कॉपर एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो करते हैं, ये वही सेम एमसीक्यू रिपीट हुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 38 में कहते हैं जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट but it does not show the variable valency because it does not form the colored salt. It has incomplete d subshell. Option C में कहता है it has complete filled d subshell. Option D में कहता है it has electrons in the outermost shell. देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जितना भी होता है ये या तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, या इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल्स। ये एग्जैक्ट करेक्ट रीजन है ना। अब यहाँ पे जिंक का कहता है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट तो है, लेकिन इसकी कहता है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता। अब वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो नहीं करता? नॉर्मली तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट शो कर रहे होते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं? उनमें हमारे पास बेसिकली जो डी ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है या इनकम्प्लीट होता है। लेकिन अगर ये जिंक हमारे पास जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करता, तो वो इसलिए शो नहीं करता क्योंकि इसमें हमारे पास जो है वो डी सब शेल कंप्लीट होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 39 में कहता है ट्रांजिशन एलिमेंट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू, तो हमारे पास यही वही ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होने की वजह से। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट के पार्सली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से।
एमसीक्यू 40 में कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पेड इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाला ऑप्शन आ गया है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। लाइक बहुत ईजी एमसीक्यूज होते हैं चैप्टर नंबर 2 से, थोड़ा टफ लगता है लेकिन ईजी है। एमसीक्यू 41 में कहता है ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स डिक्रीज इन सीरीज, सॉरी इंक्रीज इन सीरीज, डिक्रीज इन सीरीज, इंक्रीज देन डिक्रीज इन सीरीज, रिमेन सेम। तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उसकी वजह से हमारे पास कहता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है हमारे पास जो है वो ये इंक्रीज़ करता है पहले, ठीक है, इंक्रीज़ करता है लेकिन सर्टन लिमिट तक जाता है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब ये पॉइंट मैं कह रहा था कि ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को पता हो कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन सीरीज़ होती है इसमें हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट पहले इंक्रीज़ होता है सर्टन लिमिट तक या किसी सर्टन एलिमेंट तक, उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब टास्क आप लोगों का ये है, आप लोगों को पता हो कि ये किस एलिमेंट तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है फिर उसके बाद डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जहाँ तक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है फिर उसके बाद फर्दर ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। एमसीक्यू 42 में कहता है द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोन बाय द क्रोमियम एंड कॉपर अमंग द 3D सीरीज ऑफ द एलिमेंट इज ड्यू टू। कहते हैं कि लाइक वो क्यों एनोमलस या एक एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट में, ये कॉपर और क्रोमियम का पूछ रहा है। ऑप्शन ए में कहते हैं स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल्स, कलर ऑफ द आयंस ऑफ द दीज मेटल एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स। तो बेसिकली हमारे पास वो इसलिए एबनॉर्मल वो शो करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 43 में कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4 K2MnO4 MnO2 MnSO4। तो सिंपल मैं आप लोगों को लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट बता देता हूँ, आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर खुद कैलकुलेट करो। Mn की फाइंड करनी है। अब आप लोगों के पास आप लोग पोटाशियम का लिखोगे, पोटाशियम की हमारे पास जो है वो +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है और सल्फ़र की आप लोगों के पास जो है वो 4 होती है। आप लोग सिंपल जो है वो उनको प्लस माइनस करके आप लोग आंसर निकाल लो। तो यहाँ पर जो आप लोगों का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन सी, जो है आप लोगों के पास एग्जैक्ट होगा। आप लोग इसको खुद सॉल्व कर लो क्योंकि सिंपल मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता दी है, बाकी इसमें कुछ बचता नहीं है, वो हर एक बंदा कम से कम इस लेवल पर सॉल्व कर सकता है। एमसीक्यू 44 में कहता है द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रॉन्ज एलॉय। तो मैंने ये आपको पहले भी एमसीक्यू दिया था और आपसे मैंने कहा था कि उस टेबल को आप लोग लाजमी याद कर लो। बेशक आप लोग उसकी परसेंटेजेस याद ना करो लेकिन कम से कम आपको कंपाउंड्स का पता हो कि किसी एलॉय के अंदर या कोई एलॉय जो हमारे पास किस किस कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो अब हमारे पास उसने यहाँ पर जो है वो ब्रॉन्ज का पूछा है, तो उसमें हमारे पास कॉपर और टिन होता है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 45 में कहते हैं द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज ड्यू टू द, देखो फिर वही एमसीक्यू है, ये डी ऑर्बिटल्स की इनकम्प्लीट होने की वजह से होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 46 में कहता है द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द सब्स्टिट्यूशन एलॉय ड्यू टू। अब ये इसमें एक थोड़ी डिफरेंट रीज़न आती है। अब कहते हैं कि हाईली आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपोरेटिव पॉजिटिव कैरेक्टर, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ द एटम्स। तो ये हमारे पास वाहिद चीज़ है जो हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से नहीं हो रही होती। बेसिकली ये या तो होती है आप लोगों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ऑफ एटम की वजह से हमारे पास वो अलाइज बना रहे होते हैं, साइज़ तकरीबन सेम होता है, सो दैट्स वाई वो मिक्सड होकर एक अलाई बना देते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 47 में कहते हैं पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कहते हैं कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूड ग्रुप 2B and 3B metals. Option B, melting point and the boiling point increases with increase in the binding energy. ऑप्शन सी में कहता है द एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑप्शन डी में कहता है द कलर ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है तो आप लोग ऑप्शन ए को देखो, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों को टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का पता हो। अब यहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हो कि टिपिकल कौन से और नॉन टिपिकल कौन से हैं। स्पेसिफिक सीरीज़ या इस ग्रुप में जाओ और उनको याद कर लो। दूसरा मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर वो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उस पॉइंट पे जो एलिमेंट आता है उसका आप लोगों ने नाम बताना है और ये एक स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी में ये भी करेक्ट है। 3D सीरीज़ में हमारे पास चाहे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं। लेकिन ऑप्शन डी को देखो, ये मैंने पहले आपको एक MCQ भी दिया था इसी टेस्ट के अंदर कि कलर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये कलर जो होता है कि बेसिकली ये एब्जॉर्ब वेवलेंथ की वजह से नहीं होता। ये मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि एब्जॉर्ब वेवलेंथ की वजह से ये नहीं होता। ये हमारे पास आप लोगों के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल की वजह से होता है या ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। सो ऑप्शन डी जो है वो इट इज़ इनकरेक्ट।
ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 48, कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो इसमें हम लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग क्या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लाजमी बताएं। एमसीक्यू 49 में कहते हैं टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज यूज एज अ कैटलिस्ट। तो बेसिकली वो हम लोग पोलीमराइजेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग इथेन को पॉलीथीन में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बहुत स्पीड में मैं इसलिए लगा हूँ क्योंकि मैं ये तीसरी मरतबा वीडियो को जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 50 में कहता है कि दो सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड। तो यार ये चीज़ें मैंने पहले आपको फिजिक्स में इतनी मरतबा लाइक बार बार रिपीट करवाई, अभी केमिस्ट्री में भी आ गई हैं। वजह क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आती हैं, ठीक है। आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखो कि हमारे पास वो सब्सटेंसेस जो कि अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम सीखो देखो तो वो भी इसके बिल्कुल सेम है। कहता है कि वो कौन से सब्सटेंस है जो कि रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, रिपल्शन शो करते हैं। तो जो अट्रैक्ट होते हैं वो तो पैरामैग्नेटिक थे, लेकिन जो रिपेल होते हैं वो हमारे पास डायमैग्नेटिक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। जो इन्हीं के रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप लोगों को इनकी एग्जांपल्स का पता हो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, डायमैग्नेटिक। ये तो डेफिनेशंस हो गई, लेकिन आपको इनकी एग्जांपल्स का भी पता हो। समटाइम्स वो आपसे एग्जांपल्स देगा और बोलेगा कि सिलेक्ट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस या डायमैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक, तो इनकी एग्जांपल्स का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू 52 में कहता है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ऑप्शन में कहता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अक्सर लाइक टाइपिंग मिस्टेक्स आती हैं, तो ये ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। गलती आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इंसान खता का पुतला है, ये सबसे गलतियाँ होती हैं। इट्स अ ह्यूमन एरर। समटाइम्स इस तरह मिस्टेक्स होती हैं, समटाइम्स कीज़ में भी मिस्टेक्स आ जाती हैं। समटाइम बंदा बोल रहा होता है और उसे समझ नहीं आती कि वो गलत बोल रहा होता है, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर किया करो। और अगर आपको पता चल जाए कि गलत लाइक कीज़ में गलती है कुछ या दिस एंड दैट, तो आप लोग जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर बता दिया करो, ठीक है। सो दैट हम लोग उस जो करेक्ट आंसर फिर होता है हम लोग सर्च करते हैं, फिर उसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स फिर उसको देख लें, ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर कर लिया करो। बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं, उनमें मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो ये तो फिर छोटे मोटे टेस्ट हैं। एमसीक्यू ऑप्शन बी में कहता है शो पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी में कहता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, यानी कि ये आप लोगों के पास बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है। ऑप्शन डी में कहते हैं फॉर्म बोथ कोवेलेंट एंड आयोनिक कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो ये हमारे पास बेसिकली ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इन बिटवीन होते हैं, ये बात तो ठीक है। ऑप्शन सी भी हमारे पास ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी की वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन डी भी ठीक है, हमारे पास ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन बी को देखो, इसमें एक चीज़ तो करेक्ट है कि ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, लेकिन जो आगे उसने रीज़न लिखी है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा होता है या डी ऑर्बिटल्स की इनकम्प्लीट होने की वजह से हमारे पास ये हो रहा होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट, रीज़न गलत लिखी हुई है। एमसीक्यू 53 में कहता है एसिडिफाइड KMnO4 एक्ट्स एज। तो आप लोग के पास जो एसिडिफाइड KMnO4 है ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 54 में कहता है द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैविंग द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट इन। हमारे पास वो ऑक्टाहेड्रल शेप में आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आप लोगों की बुक में आप लोगों को पता होना चाहिए कि sp की शेप क्या है, sp2 हो तो क्या शेप होती है, sp3 हो तो क्या होती है। ये तकरीबन 3-4 चीज़ें हैं, ये आप लोगों की बुक में मेंशन है, आप लोग वहाँ से लाजमी देखो। यहाँ पर उसने D2sp3 का पूछा तो हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना, तो फिर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। लेकिन बाकी जो 3-4 चीज़ें वो आप लोग खुद देखोगे, और इन जो चीज़ें मैं बताता हूँ कि इनको आप लोगों ने देखना है तो आप लोग उनको देखा करो, क्योंकि समटाइम्स वो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। हर एक चीज़ को टेस्ट के अंदर कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश हम लोग करते हैं कि लाइक सारी चीज़ें आप लोग कवर करवा लें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो आप लोग खुद देखा करो। मैं आपको टेस्ट में बता देता हूँ वीडियो में कि ये चीज़ आपने देखनी है, तो दिस मीन्स दैट आपने देखनी है। वो इंपॉर्टेंट है इसलिए बताता हूँ, अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो मैं नहीं बताता, ठीक है। तो आप लोग कोशिश किया करो कि उनको देखा करो। एमसीक्यू 55 में कहता है व्हेन कॉइल इज हीटेड एट 500 to 1000 सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन, क्रैकिंग या रिफॉर्मिंग। तो बेसिकली आप लोगों के पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यू 56 में कहता है द मैक्सिमम सेल्फ लिंकेज इन कार्बन इज कॉल्ड। आप लोगों ने देखा होगा कार्बन हमारे पास एक दूसरे के साथ लिंक करता है, कार्बन के साथ अटैच होता है, ये लाइक चेन बनाता है,
तो वो बेसिकली कैटिनेशन की वजह से होता है। ये उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, कि वो एक दूसरे के साथ कार्बन को कार्बन के दूसरे कार्बन के साथ लिंक करवाता है, सेल्फ लिंकेज, इसको हम लोग कैटिनेशन कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 57 में कहता है लिक्विड एल्केन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मिक्सचर ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन्स कॉल्ड क्रैकिंग, रिडक्शन, पाइरोलिसिस, बोथ ए एंड सी। तो इसमें आप लोगों के पास ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है कि बोथ ए एंड सी। MCQ 58 में कहता है कि विच इज़ ट्रू फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑप्शन ए के में कहता है कि पेट्रोलियम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स पेट्रो एंड ओलियम। ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि इट हैज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी ठीक है। सॉरी, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ 59 में कहता है टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ द कार्बन चेन और कार्बन स्केल्टन। तो देखो चेन की बात कर रहा है, ठीक है, और उनके लाइक नेचर ऑफ कार्बन चेन और कार्बन स्केल्टन की बात कर रहा है। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास है पोजीशन आइसोमरिज्म। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आइसोमरिज्म वाला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर के अंदर, इसमें अब पोजीशन आइसोमरिज्म का सबको पता है, इसकी डेफिनेशन का, चेन का सबको पता है, फंक्शनल ग्रुप का सबको पता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस होते हैं। इनको छोड़ के बाकी जो आप लोगों के पास सिस ट्रांस, टाटोमरिज्म, मेटामरिज्म, इस तरह की जो टाइप्स हैं आइसोमरिज्म की ना, उनको आप लोग उनकी डेफिनेशन आप लोग अपने पास लिख लो एक पेज पे या बुक पे ही हाईलाइट कर लो, प्लस उनकी एग्जांपल्स के कौन सी चीज़ किस तरह का आइसोमरिज्म शो करती है। और कुछ नहीं, तो कम से कम आप लोगों की बुक में जो मैंशनड एग्जांपल्स हैं आप लोगों को कम से कम वो लाजमी पता होनी चाहिए। ठीक है, वो लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो आप लोगों के एग्जाम्स में एग्जाम्पल आती है वो ही आ रही होती हैं, एक्स्ट्रा वो लोग नहीं देते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो डेफिनेशन जो आप लोगों को नहीं आती, ठीक है, आइसोमरिज्म के टाइप्स की, आप लोग वो अपने पास लिख लो, एग्जाम्पल सब की लिखो, और ये आप लोग एक दिन में इसको याद करो, हर नमाज के बाद इसको रिवाइज़ करो, आप लोगों को इंशाल्लाह ईजिली रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, आप लोगों के जहन में बैठ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आता है। अगर आप लोग मुझसे पूछते हो कि चैप्टर नंबर 16 में हाइड्रोकार्बन वाले में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आप लोगों को आइसोमरिज्म का बोलूँगा, क्योंकि उस चैप्टर में से 2 से 3 MCQs आएंगे। एक MCQ लाजमी आप लोगों का आइसोमरिज्म से होगा। अगर आप लोग एक MCQ को 100% कन्फर्म करना चाहते हो तो आप लोग आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कर लो। यही वजह थी कि आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को इस टेस्ट में हम लोगों ने इंक्लूड किया और बाकी चीज़ों को सेपरेट कर लिया, ताकि आप लोग आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को अच्छी तरह से जो है वो कवर अप कर लो। और उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। MCQ नंबर 60 में कहते हैं नेम द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो इन कंपाउंड्स में ये वही ऑप्शन बी को अगर आप लोग देखो 2-पेंटीन, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 61 में कहता है विच शोज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। आप लोगों के पास जो है वो, अगर आप लोग 1-ब्रोमो 2-क्लोरोप्रोपोन को देखें, प्रोपीन को देखें, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप लोग इन आइसोमरिज्म वाले टॉपिक को लाजमी करें। जस्ट डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, दैट्स इट। ठीक है, डेफिनेशन भी आपने सब की नहीं करनी, क्योंकि मोस्टली की चीज़ें लाइक सेम है, उनके नेम से इंडिकेट हो जाता है। ठीक है, आप लोग सिस ट्रांस का याद रख लो, टाटोमरिज्म, मेटामरिज्म, इन लाइक इस तरह की चीज़ों को, उनकी डेफिनेशंस को याद करो, समटाइम्स वो भी आती हैं और एग्जांपल्स मोस्टली आ रही होती हैं। दैट्स इट। MCQ नंबर 62 में कहता है 1-ब्यूटेन एंड 2-ब्यूटेन आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है वो बेसिकली पोजीशन आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है वो पोजीशंस इनमें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन इनमें डिफरेंट है 1-ब्यूटेन और 2-ब्यूटेन में। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ नंबर 63 में कहता है डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल आर द एग्जांपल्स ऑफ। तो यार एक देखो, हमारे पास एक उसने ईथर दिया हुआ है और एक अल्कोहल दिया हुआ है। लाइक ईथर का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, COH होता है, और अल्कोहल का क्या होता है, OH होता है। दिस मीन्स दैट इनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है। सो दैट्स वाई हम लोग बोलेंगे कि दे आर इनमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 64 में कहते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आपस में हमारे पास जो है वो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर 65 में कहता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज
ये मोस्ट नहीं है, मस्ट लिखा हुआ, ठीक है। मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4 कार्बन। ऑप्शन बी में कहता है व्हेन इनसोल्युबल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये सोल्यूबल नहीं है, बेसिकली ये सोल्यूशन है, ठीक है। ह्यूमन एरर, ठीक है। आप लोगों को मैंने पहले भी बोला कि इस तरह की चीज़ों को आप इग्नोर किया करो। ये सोल्यूबल नहीं है, ये सोल्यूशन है। व्हेन इन सोल्यूशन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऑप्शन सी में कहता है मस्ट ऑलवेज कंटेन एन अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। ऑप्शन डी में कहता है इन सोल्यूशन ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव रीडिंग इन पोलरियोमेट्री। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जब हम लोग इनको सोल्यूशन में प्लेस करते हैं तो हमारे पास ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट करते हैं विद, ठीक है, विद सम एंगल थीटा। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है MCQ नंबर 66। कहते हैं कि व्हाट डू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांस आइसोमर्स कंपेयर विद द सिस आइसोमर्स फॉर अल्कीन। ऑप्शन ए में कहते हैं बोथ हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी में कहता है ट्रांस आइसोमर्स हैव द हायर मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन सी में कहता है सिस आइसोमर्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन डी में कहता है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। तो यार आप लोग हमेशा अपने पास एक पॉइंट जहन में रखो कि हमारे पास जो है वो जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब ये तो एक स्टेटमेंट थी ना, ठीक है, लेकिन अब लाजमी नहीं है कि वो आपको मेन टेस्ट के अंदर इस तरह से स्टेटमेंट भी दे सकता है। लेकिन समटाइम्स अगर उसने टेस्ट को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है एग्जामिनर ने, तो फिर वो आपको स्टेटमेंट्स नहीं देता, वो आप लोगों को एप्लीकेशन बेस्ड MCQs देता है। एप्लीकेशन बेस्ड MCQs में इस तरह से फिर स्टेटमेंट्स नहीं आती। वो आपसे बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ या हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांस आइसोमर है, कौन सा सिस आइसोमर है। फिर ट्रांस वाले को आप लोग बोलेंगे कि इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो ये चीज़ सब यहाँ पर स्टडी कर लिया है, आप लोगों ने ये चीज़ लर्न कर लिया कि हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। आप लोगों को स्टेटमेंट याद होगी तो आप लोग इस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड MCQs को करेक्ट कर सकोगे, अदरवाइज नो वे, ठीक है, कोई चांस नहीं बनता। सो ऑप्शन बी को आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखें कि हमारे पास जो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसमें हमारे पास जो उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास ऑप्शन MCQ नंबर 67 में कहते हैं पायरिडीन इज। तो पायरिडीन इज कार्बोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक नॉन अरोमेटिक कंपाउंड या हेट्रोसाइक्लिक अरोमेटिक कंपाउंड। तो बेसिकली पायरिडीन आप लोगों के पास जो है वो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट कि हमारे पास इट इज़ हेट्रोसाइक्लिक नॉन अरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 68 में कहते हैं द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द बकीबाल्स कंटेन कार्बन एटम। तो सिंपलेस्ट जो होता है उसमें हमारे पास 60 कार्बन एटम होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 69 में कहता है ब्लैक गोल्ड इज सेट टू बी कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या ऑल ऑफ दीज। तो ये आप लोगों का FSC टाइप MCQ है, FSC बेस्ड। तो हमारे पास जो ब्लैक गोल्ड होता है इसको हम लोग कोयल कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 70 में कहता है कोयल इज कन्वर्टेड टू द पेट्रोलियम बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, फिशर ट्रोजर प्रोसेस, क्रैकिंग या पैरालिसिस। तो फिशर ट्रोजर प्रोसेस से हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं कोयल को इनटू द पेट्रोलियम, ठीक है। तो दैट्स इट। ये था आप लोगों के पास केमिस्ट्री का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 4, ठीक है। उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने लर्न की होंगी। जस्ट आप लोगों का काम जैसे ये बनता है कि इन चीज़ों को भूलें ना कम अज़ कम, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, पॉइंट्स थे, मैंने कोशिश की कि MCQs में दूँ, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझसे रह गए थे, रह तो नहीं गए थे, मैंने कोशिश की उनको कवर अप करने की भी। लेकिन इसके अलावा भी जो फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बताया कि आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी है। तो दिस मीन्स दैट वो चीज़ें आप लोगों ने देखनी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं इनके साथ साथ, ठीक है। तो आप लोग इन चीज़ों को ही करें तो इंशाल्लाह आप लोग ईजिली अपने टेस्ट में जो MCQs आएंगे इन चैप्टर्स में, तो आप लोग उनको ईजिली टैकल करने के काबिल होंगे। और फिर से बोलूँगा कि बस आप लोग अपनी गलतियों को रिपीट ना किया करो, ठीक है, उनसे सीखा करो, और बस दैट्स इट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो।